हाँ जी सर। So the chapter name is मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। अब मेरी बात समझना। एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी हमेशा कंसर्न रखती है कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और वैल्यू फॉर मनी। ये याद रखना कि हम क्वालिटी से दो चीज़ें याद रखेंगे, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि जितना पैसा दे रहा है उतनी अच्छी क्वालिटी चाहते हो, कस्टमर हमेशा एक हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है। और ये सब चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से होती है। टेक्निक हम आपको बताएंगे, लेकिन क्वालिटी दो चीज़ों से कंसर्न रखती है। जनरली क्वालिटी जो होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, एक होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या कॉस्ट ऑफ फेलियर। जब हम कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस ये कहती है कि दैट इज़ अ गुड कॉस्ट, और जब मैं नॉन कन्फर्मेंस की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि दैट इज़ अ बैड कॉस्ट। और इसके बीच का जो होता है ये अपन प्यार से इसको बोलते हैं टीसी। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्टिमल सीओक्यू। अब मेरी बात समझना, जब भी मैं इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात करती हूँ तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अंदर तक अपन देखेंगे इनको। अब देखो सर, सीओक्यू में क्या होता है, ये होता है कि हम कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पर और वैल्यू फॉर मनी के लिए फोकस करते हैं। हमारे व्यूज़ ये होते हैं, जैसे मैं भी अगर सोचती हूँ, मैं खुद सोचूंगी कि अगर मुझे हाई क्वालिटी चाहिए तो हाई कॉस्ट लगेगी। और कई बार क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्वालिटी जो होता है उससे हमारी सेविंग अच्छी होती है। और इनिशियल लेवल पर जब प्रोडक्ट बिल्डअप होता है तो क्वालिटी की कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ सीओक्यू। ये कहता है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ये कहता है कि आपको प्रिवेंशन और अपेरिसल दो तरह की कॉस्ट लगती है ना। प्रिवेंशन और अपेरिसल दो तरह की कॉस्ट लगती है। और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की कॉस्ट लगती है। अब मेरी बात सुनना, जब भी मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में कहती हूँ तो बटन प्रेस करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं दैट इज अ प्रिवेंशन। ठीक है, और बटन के बाद, जैसे मैंने बटन प्रेस कर दिया उसके बाद के जितने भी खर्चे होते हैं ना वो सब अपेरिसल। इंटरनल और एक्सटर्नल तो सबसे फैक्ट्री से बाहर के जो खर्चे होते हैं वो एक्सटर्नल, और इंटरनल मतलब प्रोडक्शन से लेकर जो प्रोडक्ट की पैकिंग तक होते हैं वो सारे खर्चों में इंटरनल हम कंसीडर करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, याद करने के लिए टेक्निक सुनो। जब प्रिवेंशन आएगा तो आपको दो नाम याद रखने, एक तो होता है क्वालिटी, एक याद रखना है रिव्यू। क्या याद रखोगे? क्वालिटी और रिव्यू। क्वालिटी में तीन चीजें याद रखना, इंजीनियर, ट्रैप और सर्कल। इंजीनियर अपने आप में इटसेल्फ इंजीनियर है, ठीक है। सर्कल अपने आप में आपको सर्कल ही मिलेगा, लेकिन हाँ, ट्रैप जो है उसमें टी से ट्रेनिंग, आर से रिपोर्टिंग, ए से ऑडिट और पी से प्लानिंग। ये देखो, ये ऑडिट, ये रहा ये ऑडिट, और सर्कल इटसेल्फ सर्कल है। फिर रिव्यू से ध्यान रखना, एक तो रिव्यू आपको डिजाइन का रिव्यू करना है और एक सप्लायर का रिव्यू करना है। ये आपको दोनों याद रखने। इसके अलावा जो नाम बच गए, जैसे फील्ड ट्रेल, तो फील्ड ट्रेल आपको याद रखने का है। प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से याद रह सकता है। और उसके बाद प्रिवेंशन इक्विपमेंट, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल और एजुकेशन ऑफ सप्लायर। अब आता है अपेरिसल। अपेरिसल में आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे, सुनो। एक तो आप टेस्टिंग याद रखेंगे, ठीक है, मेरी बात सुनो। वहाँ फील्ड ट्रेल है, एक टेस्टिंग याद रखेंगे या इंस्पेक्शन याद रखेंगे, एक्सेप्टेंस याद रखेंगे। टेस्टिंग से आप दो याद रखेंगे, फील्ड और मटेरियल। इंस्पेक्शन से आप तीन याद रखेंगे, मटेरियल, प्रोडक्शन और पैकिंग। और एक्सेप्टेंस से आप प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये दो नाम याद रखेंगे। पक्की बात है? तो आपका टेस्टिंग, आपका इंस्पेक्शन और आपका एक्सेप्टेंस जो है उससे आप ये नाम याद रखेंगे, टेस्टिंग से फील्ड की, मटेरियल की इंस्पेक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन पैकिंग की, और एक्सेप्टेंस प्रोडक्शन और प्रोसेस की। पक्की बात है? जब इंटरनल आएंगे तो ध्यान रखना, ये इंटरनल में ये जो नाम होते हैं ना, रीवर्क, रिपेयर, रीटेस्ट, रीडिजाइन, रेक्टिफिकेशन, ये सारे जो री से आ रहे हैं ना वो सारे जो इंटरनल है। स्क्रैप और डाउन टाइम जो होता है उसमें एक और ऐड कर लेना, लेकिन ये री वाले नाम ये नहीं आते। मैंने बोला रिटर्न, रिपेड और रिकॉल, ये तीनों नाम जो है वो एक्सटर्नल में जाएंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल में क्या आता है तो देखिए ना, एक्सटर्नल में इन तीनों के अलावा, ये तीन तो आते ही आते, ये तीन के अलावा और आता है ये लॉस्ट सेल, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, ये सब मिलकर ही आपका सीओक्यू बनता है। अब आता है ऑप्टिमल सीओक्यू क्या होता है, तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। एक होती है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बढ़ता रहेगा पक्की बात है आपका ये जो है ना नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट अपने आप कम होती रहेगी। ठीक है, और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर ये इस तरीके से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, वो एक ऑप्टिमल सीओक्यू होता है।
ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन अप्रेजल और फेलियर के मॉडल को कैसे फॉलो किया जाता है, इसकी क्या स्टेप्स है, मैंने बोला सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, फिर अजम्पशंस बनाओ, फिर मैट्रिक्स या चार्ट बनाओ, अलोकेशन करो और फिर उसको क्या करो, रेगुलरली रिव्यू करते रहो, रेगुलरली स्टडी करते रहो। फिर सुनो, एक बात आपको याद रखनी, आइसबर्ग मॉडल पता है क्या होता है, जितना नीचे होता है ना उतना ऊपर भी होता है। मतलब ये जो है वो सारी चीजें ऊपर है, रिजेक्ट होना, वेस्ट होना, रिकॉल होना, इंस्पेक्शन होना, टेस्टिंग होना, कस्टमर का रिटर्न होना, रिवर्क्स होना, ये सारी चीजें ऊपर है। उतनी ही चीजें नीचे भी है, एक्सेसिव ओवर टाइम है, एक्सेसिव फील्ड सर्विस एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें नीचे भी होती है। तो ये जितनी ऊपर है उतनी नीचे भी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलता है कि सर एक मैनेजमेंट की ऐसी फिलोसॉफी जहां हम इंटीग्रेटेड होते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस और कस्टमर्स नीड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं यहाँ पर टीक्यूएम के बारे में बताऊंगी आपको, बस ये चीजें बता दी। अब आप अपन अपने स्टार्टिंग वाले पेज पर आते हैं, वहां पर आपको मैं बताती हूँ टीक्यूएम के बारे में। अब सुनो, देखो टीक्यूएम क्या होता है ना, हमेशा कस्टमर्स की ज़रूरत पर फोकस करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि हमारी कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ये कहता है हम चाहते हैं कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, और साथ के साथ इनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, इरेडिकेट करना है वेस्ट को और इंक्रीज करना है एफिशिएंसी को। तो याद रखना, कस्टमर्स की नीड पर फोकस करता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करता है, हमेशा क्वालिटी, क्योंकि नाम भी क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को इंप्रूव करने के बारे में कहता है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेस्ट को इरेडिकेट करना और एफिशिएंसी लेकर आना, इंक्रीज करना एफिशिएंसी को। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यहाँ प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का काम होता है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स की एक्सेप्टेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एट ऑल लेवल एंड कस्टमर्स फोकस के बारे में बात करते हैं। अब आता है सर कमिटमेंट कल्चर, ये 6 C's है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर्स फोकस और कंट्रोल, ये सारे क्या है सर, ये जितने भी है ये सारे 6 C's है। अब मेरी बात सुनो, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कमिटमेंट कर लिया है कि मैं जो है वो क्या करूंगी, आईसीएसटी क्लियर करके रहूंगी। मैंने क्या बोला, मैंने आईसीएसटी क्लियर करने का कमिटमेंट कर लिया। सर आई का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, सी का मतलब होता है क्लियर रहना अपने कमिटमेंट के लिए, अपने गोल्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना, और टी का मतलब रिस्पॉन्सिबल ना ठहराना, और टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। फिर मैंने बोला कल्चर, सर मैं पहले ट्रेडिशनल और आज की तारीख में हम एक्सटर्नल दोनों मिक्स करके काम करते हैं, तो ट्रेडिशनल कल्चर प्लस एक्सटर्नल कल्चर मिक्स हो चुका। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ट्रेडिशनल का मतलब होता है ट्रेनिंग, और सी का मतलब होता है क्रिएटिविटी, ई का मतलब होता है इनकरेज करना और कंट्रीब्यूशन। तो मैं क्या बोला, ट्रेनिंग देना, क्रिएटिविटी लाना, इनकरेज करना और कंट्रीब्यूशन करना, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। फिर आता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस होता है। कोऑपरेशन, ये कहता है कि सर यूआई, ये बोलता है कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन बोलता है यूआई। आपको पता है यूनिलीवर यूएल होता है, वो तो यूआई। उसी तरीके से यूआई एक कॉरपोरेशन है। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई ऑल एम्प्लॉइज जो है ना वो हम उसे फुल्ली यूटिलाइज करेंगे और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी से, एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर यही है कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे यूआई का मतलब होता है यूनिटी लेकर आएंगे, मतलब एक संगठन है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करेंगे एम्प्लॉइज का। आई का मतलब होता है इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और फिर आता है कस्टमर फोकस, जीरो डिफेक्ट से, कस्टमर्स का फोकस जो होता है वो जीरो डिफेक्ट मतलब डी से, और कंट्रोल का मतलब होता है बीपी। हमने बोला बीपी को हमेशा कंट्रोल में रखने का, बी मतलब होता है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना। फिर ये चीज हुई। अब देखो मैं इसमें तुम्हें आपको 5th पेज नंबर कुछ था ना टीक्यूएम का लेकर, मैं उस पर ले जाती हूँ, 5th नहीं 6th था, ठीक है। सुनो और अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल चलते, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने लर्न करवाने के हिसाब से शॉर्टकट बताया, ये मैंने बता दी, इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसकी स्टेप्स क्या होती है, टीक्यूएम की क्या स्टेप्स होती है, टीक्यूएम की स्टेप्स क्या होती है, स्टेजेस। देखो टीक्यूएम का स्टेजेस कैसे होता है, सबसे पहले आप किस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हो, इसकी कुछ स्टेज है, मैं आपको वो स्टेज बताती हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की स्टेज क्या है। टीक्यूएम की क्या स्टेज है उसको समझते, सबसे पहले ये बोलता है कि कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो और उसकी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करो, यानी कि पहले पकड़ो कस्टमर कौन है और वो क्या चाहता है, ठीक है। आप क्या करो, टीक्यूएम का लगा रहे हो, टीक्यूएम लगाने की स्टेज समझते हैं, ठीक है। टीक्यूएम कब लगता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कब हम लेते हैं काम में। अब सुनना,
मैंने सोचा कस्टमर कौन है और उसकी वो क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। अब तू डिसीजन कैसे लेता है कि तुझे क्या चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि भाई हमें क्या चाहिए एंड प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है, और तुझे क्या चाहिए, मतलब तू डिसीजन कैसे लेता है और तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले पकड़ो, उस कस्टमर को पकड़ा, फिर हमने उससे पूछा भाई तू क्या चाहता है, फिर तू डिसीजन कैसे लेता है भाई तू बता, ठीक है, और तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या यूटिलिटी है, तू कौन सा प्रोडक्ट मांग रहा है। फिर उसने बोला ये बता कि वो बोले क्या प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे, तो सब कुछ चाहिए। बोले नहीं नहीं, एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम बता कि तुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो परसीव अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम परसीव कर लो, तुझे कोई दूसरा दे रहा है क्या, फिर आप पूछो उसे पूछो कि क्या है तेरी ये प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर पा रहा है। तो आपको यही देखना है, ठीक है, कि भाई कंपेरिजन विद अदर फर्म्स एंड बेंचमार्किंग, अब हम भी देंगे तो हम ये करें, अब हम भी देंगे मतलब कस्टमर्स के फीडबैक लेना, और फिर बाद में आता है इम्प्रूवमेंट करना अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटीज को, ठीक है, और प्रोसेस को। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये बोलता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि कस्टमर कौन है आपका, और उस कस्टमर्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मार्केट में कोई दे रहा है तो वो क्या दे रहा है, और क्या हम भी वही चीज़ लेकर आ सकते हैं, और यही चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखना, अब देखो एक ये होता है प्राइस, प्राइस का मतलब होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आर का मतलब होता है रैंकिंग करना उस प्रॉब्लम की, ए का मतलब होता है सर एनालिसिस करना, आई का मतलब होता है इम्प्रूव करना, और एस का मतलब होता है सॉल्यूशन लेकर आना, ठीक है। ई का मतलब होता है उसे इवेल्युएट करना। 6 चीज़ मैंने आपको बता दी थी, 6 चीज़ अपने आपको कवर करवा दी। अब एक बार मैं ये चीज़ जो है ना, मेरे को ये बस मैंने जो आपको 2 टॉपिक बताया मुझे ये पता करना है कि ये मॉड्यूल में कहाँ है। तो एक बार मैं, क्योंकि मुझे मॉड्यूल में मिल नहीं रहा, और या तो मैंने किसी केस स्टडी से लेकर उसे लिखा है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज रहेंगे अगर आपको ये मॉड्यूल में नहीं मिलता है, तो आई विल फाइंड इट। मैंने उसको पता भी किया बट मैं नहीं पता कर पाई। आप ट्राइंग कि कहीं मिल जाए, कहाँ से था ये। सप्लाई तो नहीं था, थ्रूपुट भी नहीं था, फिर था कहाँ से। एक्सीलेंस मॉडल तो अभी आएगा, इम्प्लीमेंटेशन से, क्रिटिसिज्म से, टीक्यूएम के। डैमिंग आ गया, फिर तो 6 आया, नहीं दिखा मुझे तो। और कहीं क्वेश्चन आंसर में, आई थिंक क्वेश्चन आंसर में भी नहीं ही है जितना मुझे पता है, बट ये प्राइस कहीं ना कहीं तो है, तो ही यहाँ लिखा हुआ है। चलो इसको एक बार रहने दो, अगर मुझे कहीं मिलेगा तो फिर मैं सेपरेट वीडियो में डाल दूंगी, अभी मॉड्यूल में तो नहीं दिख रहा है। 6 बता दिया मैंने आपको, 6 का ये वाला चार्ट भी बता दिया, ICST और ये सब कुछ। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल एसोसिएट विथ फेयर पीस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सर फेयर पीस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होते हैं, ये 4 पीस है, पर ये 4 पीस भी इसमें पीपल, प्रॉब्लम, प्रोसेस और प्रिपरेशन, ठीक है। अब आता है डेमिंग के 14 पॉइंट्स मेथोडोलॉजी हमारे लिए काम की है। देखो डेमिंग हमें क्या सिखाता है, या डेमिंग भाई साहब हमें क्या बताते हैं, हम डेमिंग के 14 मेथोडोलॉजी को किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो सुनो। हाँ जी सर, तो मैंने आपको क्या बताने का है, डेमिंग के 14 पॉइंट्स में देखो कुछ याद रखो, ऐसे याद रखना जैसे क्रिएट कंसिस्टेंसी, अडॉप्ट करना न्यू फिलोसॉफी, या फिर क्या करना सीज डिपेंड, या फिर आता है सिंगल सप्लायर, इम्प्रूव करना कंसिस्टेंसी, फिर ये आता है सर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, ड्राइव आउट फियर, ब्रेक डाउन बैरियर, एलिमिनेट स्लोगन, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, रिमूव बैरियर्स, और एक आता है इंस्टीट्यूशन एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है ये डेमिंग के 14 पॉइंट्स हैं कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हो, टोटल टॉप क्वालिटी और टॉप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो डेमिंग के 14 सिद्धांत जो है वो किसके लिए आए, तो इनका कहना था कि भाई टॉप मैनेजमेंट,
और टॉप क्वालिटी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट और टॉप क्वालिटी के बारे में इन्होंने बोला था। देखो टॉप क्वालिटी कैसे आती है, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फॉलो करोगे और न्यू फिलोसॉफी, नए नए तरीके डेवलप करोगे, डिपेंडेंसी को सीज कर दोगे, ठीक है, सिंगल सप्लायर पर डिपेंड रहोगे, वो आप पर डिपेंड रहेगा, भरोसा, कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते रहो, हाँ कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते रहोगे, ट्रेनिंग देते रहोगे, लीडरशिप क्रिएट करोगे, फियर को दूर करोगे, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके मैनेजर में फेल करेगी। एजुकेशन, ट्रेनिंग। अब आता है प्लान, डू, चेक इट, जिसे अपन पीडीसीए भी कहते हैं। पीडीसीए क्या कहता है ये बताना सर, पीडीसीए क्या कहता है? बहुत सिंपल सा है सर, पीडीसीए का कहना है प्लान, डू, चेक इट। प्लान, डू, चेक इट, नाम से लगता है प्लान करना, डू करना, चेक करना और एक्ट करना। अब आता है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। सर डायमेंशन ऑफ क्वालिटीज क्या होती है समझना। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ये कहती है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ये कहती है कि भाई हम किस तरीके से क्वालिटीज़ को क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ये कहता है कि हम किस तरीके से क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, परफॉर्मेंस, कार की परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कंफर्मेशन, ड्यूरेशन। सॉरी ये सारे टॉपिक हट गया है मुझे लगता है, अभी दे नहीं रखा है मॉड्यूल में। तो अपन आते हैं डीएस पर। सर ये डीएस क्या है? मैंने बोला बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। सुनो, बहुत अच्छा मॉडल है, एग्जाम में इसकी केस स्टडी आई हुई है। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ये कहता है, मेरा तो यही, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये एमबीए वालों के लिए, ठीक है। तो एक जो मैं बता रही हूँ वो याद रखना, कुछ भूलेंगे नहीं आप अगर ये टिप अपनाएंगे तो। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल एमबीए वालों के लिए, पता है क्यों एमबीए वालों के लिए? मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मेरे पास रीज़न होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ये एमबीए वाले के लिए है, क्योंकि ये मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कहीं ना कहीं क्या करती है, क्रिएट करती है वैल्यू स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये कहता है कि ये डीएस है। सबसे पहले समझो ये डीएस है, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जो है वो डीएस है, मतलब सुपर डुपर है। आप एसडी बोल लो, एसडी बोल दो, चलो डीएस मत बोलो, एसडी बोल दो। एसडी मतलब सुपर डुपर। कैसे सुपर डुपर है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल? क्योंकि एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ देता है और डी का मतलब है डेवलपिंग करता है। मैं फिर कह रही हूँ, आपके लिए बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ मैं, ये सुपर डुपर है। सुपर डुपर का मतलब होता है सर ये स्ट्रेंथनिंग है, बहुत ताकतवर है, और डेवलपिंग है। तो फिलोसॉफी फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में, फिर कह रही हूँ ये सुपर डुपर है। सुपर डुपर है मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स, ताकि आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको अपनी परफॉर्मेंस को और क्रिएट कर सको वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए। तो मेरी बात सुनना, द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल जो है वो एसडी है। द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल जो है वो एसडी है। वो कहता है फिलोसॉफी फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहता है कि सर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल जो है वो क्या है, सुपर डुपर है, स्ट्रेंथनिंग और डेवलपमेंट करता है। किसका स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट करता है? एक मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस और क्रिएट करता है वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए। तो आपको मैंने एमबीए का यू जिक्र किया था कि मैंने बोला कि एक एमबीए है, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को एक एमबीए अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि उस एमबीए को ही पता है कि कैसे तरीके से बिजनेस को एक्सेलेंस तरीके से चलाया जाता है, कैसे सिस्टम को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुना, मैंने बोला ओनर है। ओनर है से क्या याद रखना है? ओनर है, ये ओनर है क्या होता है? तो चूंकि ओनर है का मतलब होता है कि सर एमबीए जो होते हैं सुपर डुपर माइंड के साथ आते हैं। एमबीए इन फाइनेंस से आईआईएम से ये क्या कर रखे, एमबीए करके बैठे, तो इनका दिमाग बहुत तेज है। अब ये ओनर है, ये ओनर है बिजनेस के, यानी कि ये ओवरऑल ऑपरेशंस को देखता है, वेस्ट को मिनिमाइज करता है। इनका मतलब होता है कि सर ये इंक्रीज करता है एम्प्लॉय की लॉयल्टी। ठीक है, ओनर, हाई स्टैंडर्ड्स और अचीविंग एक्सेलेंस। तो अचीविंग एक्सेलेंस ए से, हाई स्टैंडर्ड एच से, ठीक है, और ई का मतलब होता है एम्प्लॉय लॉयल्टी। तो मैंने क्या बोला, ये ओनर है, ओ डब्ल्यू एन ई आर। ओ का मतलब ये ऑपरेशन में, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट को मिनिमाइज करने में, हाई क्वालिटी में, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, ए का मतलब होता है सर एक्सेलेंस को अचीव करने में, और ई का मतलब होता है एम्प्लॉय लॉयल्टी में। अब यहाँ पर कुछ और नाम भी है, लीडर, स्ट्रेटजी, कस्टमर फोकस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पीपल एंड प्रोसेस। अब मेरी बात सुनो सर, जब मैं तुमसे कहती हूँ ना बिजनेस एक्सेलेंस, तो बिजनेस एक्सेलेंस क्या बोलता है सर? सुनो, बिजनेस एक्सेलेंस के बारे में सुनो। बिजनेस एक्सेलेंस तुम्हें क्या बताता है? बिजनेस एक्सेलेंस कहता है
EFQM एक्सेलेंस मॉडल। सर EFQM एक्सेलेंस मॉडल क्या बोलते हैं? तो सुनो, बिजनेस एक्सीलेंस के बारे में बता रही हूँ। ऊपर बता दी मैंने, ओनर है बिजनेस एक्सीलेंस। फिर क्योंकि बिजनेस एक्सीलेंस जो होता है वो कहता है बाल्ड्रेज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, EFQM मॉडल जिसे अपन बोलते हैं, EFQM मॉडल जिसे बोलते हैं। अब ये EFQM मॉडल के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है। देखो EFQM मॉडल के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं एक्सेलेंस के, ये बोलता है कि भाई साहब, ये बोलता है कि एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसे रिलायंस ने किया, नॉट ब्राइट। तो ये बोलता है क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर, डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। तो ये फंडामेंटल्स है, ये फंडामेंटल्स है EFQM मॉडल के। तो इनके कुछ फंडामेंटल्स उन्होंने बताए हैं। तो इनका कहना है कि भाई देखो, क्राइटेरिया बता देती हूँ मैं आपको। क्राइटेरिया क्या कहता है? अनेबल करना कारण, एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए, और की परफॉर्मेंस जो रिजल्ट्स होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो मैं इसको ऐसे बांटती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ EOQ स्ट्रक्चर समझना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में ले जाऊँ ना, तो हमको क्या मिलता है? तुम रडार समझो। रडार का मतलब क्या होता है? देखो रडार का मतलब होता है इसमें, रडार का तो नाम ही सिंपल है, रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस, रिफाइन। क्या बोला? रडार। रडार मतलब रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस, रिफाइन। रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस और रिफाइन। तो रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस और रिफाइन। रिजल्ट के बाद अप्रोच, डिप्लॉय, असेस एंड रिफाइन, ऐसा कुछ चलता है। ठीक है। अब बाल्ड्रेज ने इन्होंने ये बोला है कि इनका क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस का इनका कुछ क्राइटेरिया है। अब इनका ये क्राइटेरिया है कि भाई लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कस्टमर्स एंड मार्केट फोकस, प्रोसेस मैनेजमेंट और बिजनेस रिजल्ट। हम क्या कर सकते हैं? इस पर फोकस करेंगे। फ्रेमवर्क टू बिल्ड अराउंड 7 कैटेगरीज। तो जो बाल्ड्रिज ने अपना जो फ्रेमवर्क बनाया वो ये 7 चीज़ों के इर्द गिर्द बनाया। 6 तो ये बता दी और एक और है। इन 7 चीज़ों के इन्होंने इर्द गिर्द ये बनाया। मेजरमेंट, एनालिसिस, नॉलेज मैनेजमेंट, वर्क फोकस, इसके इर्द गिर्द इन्होंने क्या किया? अपना मॉडल बनाया। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि भाई लीडरशिप, स्ट्रेटजी, कस्टमर्स, जो लीडर, स्ट्रेटजी, कस्टमर्स, वर्कफोर्स, ऑपरेशन, रिजल्ट, ये सब कुछ मिलकर बनाता है। फिर मैं आपको बताती हूँ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जो है, मैंने आपको बताया। अब एक बार पेज नंबर 1 पर आओ। देखिए कितना बता दिया मैंने आपको। मैं एक तो कब का पूरा कर दिया था, उसके बाद शायद 7 पे आया। 7 पे ये पेज था नहीं, हाँ 7 ही था। 8वां था यार, 7 नहीं था, 8वां भी नहीं था। पेज कहाँ गया? 9th भी नहीं था। ये वाला अलग से ऐड किया था, पर ये कुछ काम का नहीं था। ये सब बता दिए। हाँ, ये 10th वाला पेज ऐड किया था ना, 13 पेज नंबर 13 के बाद अब जो आएगा वो है थ्रूपुट अकाउंटिंग। चलो ये वहीं से आ गया, उसी पेज से आया। थ्रूपुट अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है भाई साहब, थ्रूपुट आपका बॉटम में कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय आपका मिनट से डिवाइड कर दो, और फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय आपका मिनट से कर दो। तो आपके पास जो आता है, जो रेशो निकलता है, वही थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट का मतलब होता है सर, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 मशीनें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एक कहीं ना कहीं बोटलनेक होती है, एक कहीं ना कहीं बोटलनेक होती है। अब आता है सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग जो है वो इसको फॉलो कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने थ्रूपुट अकाउंटिंग लगा दिया, तो अब आपका रिडक्शन में इन्वेंटरी हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन्वेंटरी रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि आपको पता है जितना माल बन सकता है उतना ही माल रखे, एक्सेस रख के कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन
प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है इससे, शॉर्ट टर्म लीड टाइम लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फोकस है इनका कहना है। ये थ्रूपुट जो है ना छोटे समय के लिए ठीक है, फिर जब डिमांड बढ़ती है तब आप कुछ नहीं कर पाते हो। इसमें क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हम लोग जितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उतना बना नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं वो डिपेंड्स हो जाते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं, और पुश मॉडल हमारा ये हो जाता है जनरली पुल, फोकस ऑन पुश अप्रोच, ना कि हम पुल अप्रोच। जैसे हम ज़्यादा बना रहे तो हम उन्हें डाल रहे हैं, वो लेना चाहते नहीं लेना चाहते, वो हम सोच नहीं रहे। अब आता है एक चीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम के बारे में सुनो। क्या होता है, ये बोलता है मैनेजमेंट फॉर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशंस बिगेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट एंड एंड द प्रोडक्ट कंजम्पशन। तो जनरली क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है एक सप्लाई की प्रोडक्शन से चालू होकर उसके एंड तक जाता है, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स आते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, जब भी मैं आपको थ्रूपुट के बारे में बताऊंगी, थ्रूपुट तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगी, वैसा ही है। अब ये थ्रूपुट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड रेट है ना, गोल्ड रेट, उन गोल्ड रेट के 5 स्टेप मॉडल है। ये कहता है सबसे पहले बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट करने के बाद भाई साहब उसे सबऑर्डिनेट करो और सिंक्रोनाइज करो, ठीक है, सबऑर्डिनेट करो और सिंक्रोनाइज करो, फिर उसे इलेवेट करो, उसे इलेवेट करो, और फिर में आता है डोंट स्टॉप नाउ, अभी स्टॉप मत करो, अब अगले को फाइंड आउट करो। मतलब ये कहता है कि भाई साहब सबसे पहले आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, फिर एक्सप्लॉइट द कांस्टेंट, फिर सबऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज, फिर एलेवेट करो, और फिर तो ये थोड़ा मेरे को लगता है डिफिकल्ट टफ टफ नाम है, लेकिन ये ऐसा बोलता है ऐसे रखो। जैसे फैक्ट्री में खड़े हो, फैक्ट्री में सबसे पहले क्या करो, बेस्ट यूटिलाइजेशन देखो, तो आइडेंटिफाई करो कौन सा कांस्टेंट, उसे एक्सप्लॉइट करो, उसके बाद उसको सबऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज करो एवरीथिंग एल्स टू द कांस्टेंट, और फिर इवेलुएट करो परफॉर्मेंस को और उसे रेगुलरली करो, डोंट स्टॉप नाउ। देखो जनरली थ्रूपुट का रेशियो जो है ना वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमें मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा, जैसे कंट्रीब्यूशन मान लो 2 रुपया है और फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 2 रुपया, तो ये ठीक है फिर भी। और जैसे आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 4 रुपया है, आपका फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 2 रुपया, तो 2 रुपया आपका रेशियो सही है। क्यों, क्योंकि 1 से ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि 1 से कम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 4 है, 2 है, मतलब कुछ फैक्ट्री कॉस्ट 4 रुपये और आप सिर्फ 2 रुपया कर रहे हो, तो आपका 0.5 फिर रिकवर हो पा रहा है, तो वो चीज़ जो है ना वो गलत हो जाती है। ऐसा थोड़ा वो याद रखने का। फिर आता है यहाँ पर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, फिर कह रही हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत काम की चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल सप्लाई। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई साहब ये इंटीग्रेटेड और सुनो, ये बोलता है कि दिस इज इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये इंटीग्रेट और ये ईच अदर से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं कि भाई साहब ये इसके बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट है, देखो मैंने आपको याद करवाने के लिए बोला था, PIM, ये ऐसे याद रखो, CM PM बेनिफिट में, देखो C का मतलब होता है कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, CR, ठीक है, रिलेशनशिप, बेटर CRD, I से इन्वेंटरी, P से प्रोडक्टिविटी और मिनिमाइज कॉस्ट, मैंने बोला था तुमको BRD या फिर CRD, ऐसा कुछ बता के IMP बताया था ना, तो वो याद रखना बेनिफिट्स के लिए कि भाई साहब बेनिफिट्स में क्या होता है, कस्टमर सर्विसेज अच्छी मिलती है, सप्लायर रिलेशनशिप अच्छा बनता है, डिलीवरी, और फिर तो IPM, I का मतलब होता है इन्वेंटरी, P का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, M का मतलब होता है मिनिमाइज करना कॉस्ट। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, और जनरली ई कॉमर्स से जुड़ने के लिए ध्यान रखना ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग और ई पेमेंट और ई प्रोक्योरमेंट, ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग, ई पेमेंट और ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ थोड़ी सी अच्छे से दे रखी है। अब मेरे को बड़ी बात सुनो, हमको क्या याद रखना है इसमें, देखो अगर मैं आपको बोलूँ गोल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम जो है उसने 8 सप्लाई चेन के प्रोसेस दिए, कस्टमर्स के रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विसेज, डिमांड, तो ये 8 नाम ग्लोबल सप्लाई चेन ने दिए हैं। डिमांड, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है, ये 8 नाम उन्होंने दिए हैं। और फिर आता है पुल और पुश मॉडल, देखो एक होता है पुल, एक होता है पुश मॉडल। पुश मॉडल हमेशा कहता है कि पुश करना सप्लायर से कस्टमर्स तक, पुल कहता है सर नहीं, उल्टा कस्टमर से सप्लायर तक। फिर आता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ध्यान रखना, अप स्ट्रीम जो होता है वो कहता है कि भाई साहब हम जो है वो सप्लायर और प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, डाउन स्ट्रीम जो होता है वो क्या कहता है प्रोडक्शन और सेल के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर यह होता है कि भाई अप स्ट्रीम प्रोडक्शन, सप्लायर, सप्लायर से प्रोडक्शन, ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम जो है वो क्या करता है प्रोडक्शन से सेल तक सोचता है। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम में रिपेयर, आफ्टर सेल सर्विसेज
रॉ मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल, ये सब कुछ आता है। यहाँ कैपेसिटी, डिलीवरी शेड्यूल, इनवॉइस, पैकेजिंग, ये सब कुछ आता है डाउन स्ट्रीम में। अब देखो रिलेशनशिप विद सप्लायर क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, सप्लायर के साथ रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। तो सप्लायर की स्ट्रेटजी, सोर्स, नंबर ऑफ सप्लायर, ये सारे हमारे काम के होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये सारे हमारे काम के होते हैं, ठीक है। मेक और बाय डिसीजन, ये सारे हम अपस्ट्रीम में लेते हैं। जनरली आईटी अगर बात करें तो ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई परचेज और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है आईटी के अंदर। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो सर हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग कैसा है, हमारा कस्टमर्स कैसा है, हमारा आईटी का यूज़ कैसा है, हमारी ब्रांड स्ट्रेटेजी कैसी है, दैट इज़ अ डाउन स्ट्रीम। फिर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट बताया था मैंने, कुछ नहीं होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें अपन दोनों क्या करते हैं, विन विन सिचुएशन को गेन करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन गेम होता है, नेगोशिएशन होता है, लेंथ होती है, और ये कस्टमर्स और इनोवेशन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। दैट इज ऑल चैप्टर्स, आई थिंक यू लाइक इट।